Aryan alone among 10,000 beasts. केसी ने गहरी सांस ली। अगर ये वाकई मेडुसा वंश है तो हम मुसीबत में हैं। इस रेतीले अजगर में निश्चित रूप से किसी अभिशाप की आभा थी। जिसने भी इसे मारा है उस वंश की आभा परछाई की तरह उसका पीछा करेगी जब तक कि उसके कबीले के लोग उस अपराधी को मार नहीं देते। आर्यन का चेहरा गंभीर और संजीदा था। उसे लगा कि रत्न का बदला लेने के लिए केसी द्वारा सैंड पाइथन को मारना परिपक्वता की निशानी नहीं है। हालांकि रत्न तकनीकी रूप से उनकी टीम का सदस्य था, लेकिन उसके द्वारा दी गई जानकारी गलत थी। अगर उसकी मौत सैंड पाइथन के हमले से हुई है तो ठीक है, पछताने जैसी कोई बात नहीं थी। लेकिन केसी का रत्न का बदला लेने के लिए पूरी टीम को खतरे में डालना एक अयोग्य कप्तान की निशानी थी। भावना। कभी कभी यह वह बंधन होता है जो सभी को एकजुट करता है और महत्वपूर्ण क्षणों में अविश्वसनीय शक्ति के साथ फूटने में सक्षम होता है। लेकिन कभी कभी यह एक रस्सी, एक बेड़ी और एक चारा भी होता है जो सभी को अगाध शैतान की ओर ले जाता है। केसी चुप हो गया। अगर आर्यन का सारा विश्लेषण सही था तो उसके इस आवेगपूर्ण कार्य ने वाकई पूरी टीम के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी। क्योंकि जब सैंड पाइथन ने मरते समय अपना श्राप दिया तो वह व्यक्तिगत रूप से उस पर लक्षित नहीं था, बल्कि पूरे दस्ते पर श्राप था। इस अभिशाप से बचना असंभव था। अब पूरी टीम के सामने जो समस्या थी वह यह नहीं थी कि मिशन को पूरा करके मिलेनियम ग्रास को कैसे खोजा जाए, बल्कि यह थी कि मेडुसा के अभिशाप से कैसे मुक्ति पाई जाए। वंश। आर्यन ने अपनी उंगली घुमाई और लाल अंगूठी हल्की सी चमक उठी। निश्चित रूप से यह शाप की अंगूठी 84 कीटाणुनाशकों से भी अधिक प्रभावी थी, जिसने तुरंत उसके शरीर से शाप को साफ कर दिया। लेकिन बाकी लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और हर चेहरे पर गंभीर भाव थे। आर्यन का इरादा उन सभी के लिए श्राप को दूर करने का नहीं था। वे एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। उन्होंने केवल एक अस्थायी व्यवस्था के लिए एक साथ काम करना शुरू किया था। वह उनके लिए खुद को क्यों कुर्बान करे? अगर कोई मुहफट व्यक्ति उसके श्रापों को अवशोषित करने के तरीके का पर्दाफाश कर दे तो क्या होगा? क्या इससे वह पागल नहीं हो जाएगा? यह अभिशाप एक वैश्विक समस्या है। एक बार लग जाने पर इसे हटाना बेहद मुश्किल होता है। कुछ विशिष्ट अभिशापों को छोड़कर बहुत कम लोग अभिशाप नियम का पालन करते हैं। और जो लोग शापों को दूर करना जानते हैं वे सुबह के आकाश में तारों से भी दुर्लभ हैं। वे वेश्यालय में कुंवारी लड़कियों से भी कहीं अधिक दुर्लभ हैं। अगर यह खबर फैल जाए कि आर्यन श्राप दूर कर सकता है तो क्या इलाज कराने वालों की भीड़ उसके दरवाजे पर नहीं लग जाएगी? अगर वह सहयोग करता तो सब ठीक होता। अगर वह सहयोग नहीं करता तो संभव था कि उसे पकड़ लिया जाए और उससे जबरन मजदूरी करवाई जाए। आर्यन को खतरे का पूर्वाभास हो जाता था। उसने सिया और तारक के कंधों पर हल्के से थपथपाया और उनके शरीरों के भीतर मौजूद अभिशाप तुरंत निकलकर साफ हो गए। आर्यन ने शांतनु को झिझकते हुए देखा। यह लड़का स्वभाव से अच्छा था और खाना बनाने में माहिर था। अच्छे लोगों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। फिर आर्यन ने चुपचाप और गुप्त रूप से अपने शरीर से शाप को बाहर निकाल दिया। शाप हटने का मतलब था कि वे अब मेडुसा कबीले के निशाने पर नहीं रहेंगे। आर्यन को थोड़ी राहत महसूस हुई। अगर बाकी लोगों के साथ कुछ हुआ तो कल इसी समय उनकी कब्रों पर अंत्येष्टि के पैसे जलाना उनके साथ न्याय करने का सबसे अच्छा तरीका होगा। कैप्टन, अब हम क्या करें? इस दौरान टीम की एक महिला सदस्य थोड़ी घबराई हुई नजर आई। महिलाओं में स्वाभाविक रूप से एक निश्चित स्तर की निर्भरता होती है। यह जैविक नस्ल के विकास के कारण है।
बेशक कुछ ऐसी टॉमबॉय लड़कियां भी होती हैं जो पुरुषों से भी ज्यादा मजबूत होती हैं। हम आगे बढ़ते रहेंगे। हम सैनिकों का सामना जनरलों से और बाढ़ का सामना मिट्टी के टीलों से करेंगे। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते। केसी ने तुरंत फैसला लिया, क्योंकि वे पहले ही ऐसी भयावह स्थिति का सामना कर चुके थे। वे और क्या कर सकते थे? क्या सच में उन्हें कोई ऐसा धोखेबाज मिल सकता था जो उनका भविष्य बता सके? इसके अलावा केसी के दिल में आशा की एक छोटी सी किरण बाकी थी। यदि मार्गदर्शक और जीवित पथप्रदर्शक रत्न पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, तो क्या आर्यन की कही हर बात सच हो जाएगी? क्या होगा यदि सैंड पाइथन नाजायज हो और उसमें मरने पर श्राप देने की क्षमता न हो? आशा और अवसर की भावना हर किसी के दिल में बसी रहती है। व्यापक अनुभव भी इस मानसिकता को पूरी तरह से मिटा नहीं सकता। तो अब हम आगे कैसे बढ़े? रत्न मर चुका है, हम बिना मार्गदर्शक के नहीं रह सकते। बड़बड़ाया और शिकायत की। ये कैसी गड़बड़ है? शुरू में वे बस एक अस्थायी टीम के साथ चलना चाहते थे, आराम से आगे बढ़ना चाहते थे, सुरक्षित रूप से सहारा की गहराई तक पहुंचना चाहते थे और फिर अपने अपने रास्ते चले जाना चाहते थे, कभी दोबारा न मिलना चाहते थे। लेकिन वे प्रवेश द्वार से कुछ कदम भी आगे नहीं बढ़े थे। गाइड को पहले ही एक जंगली राक्षस ने मार डाला था। क्या हमें इससे अधिक भरोसेमंद टीम मिल सकती है? मैं 10 साल पहले इस सहारा रेगिस्तान में आया था। बस तब से बहुत सारे बदलाव हुए हैं और मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर क्या बदलाव हुए हैं। केसी ने भावुक होकर आगे देखा। उसके पैर कमजोर महसूस हो रहे थे। आजकल रेगिस्तान में खो जाने से मौत भी हो सकती है। आप 10 साल पहले आए थे, लेकिन अब मरुस्थलीकरण इतना गंभीर हो गया है। बड़े भाई, क्या आपको यकीन है कि आपको अभी भी रास्ता पता है? ठीक है। हमें कप्तान पर भरोसा है। वह महिला टीम सदस्य स्पष्ट रूप से केसी की कट्टर समर्थक थी। भला इसमें क्या समझदारी थी? बस उस पर भरोसा करो। मैंने सहारा रेगिस्तान के बाहरी इलाके में पहले ही एक यिनयान टेलीपोर्टेशन एरे स्थापित कर दिया है। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो हम टेलीपोर्ट करके वापस आ जाएंगे। आर्यन ने सिया के कान में फुसफुसाया। उसकी आंखें चमक उठीं, उसे कोई आपत्ति नहीं थी। एक ऐसे टीममेट का होना बहुत अच्छा था जो टेलीपोर्टेशन एरे को समझता था। जब चाहे कहीं भी घर टेलीपोर्ट करें। जल्दी वापसी यात्रा, टिकट के पैसे की बचत। टीम ने दोबारा प्रस्थान किया। लेकिन आर्यन की भूमिका स्पष्ट रूप से बदल गई थी। आर्यन ने तुरंत सहायक की भूमिका से बदलकर सहायक और मार्गदर्शक की भूमिका निभाना शुरू कर दिया। कम से कम वह धरती की नसों को सुन सकता था और अगर कोई खतरा होता तो वह पहले से ही चेतावनी दे सकता था। रुकना। वे 300 मीटर और चले। आर्यन अचानक बोला। सभी लोग चौंक गए और पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने लगे। आर्यन ने मुट्ठी घुमाई और उसे रेगिस्तान की ओर पटक दिया। एक जोरदार धमाके के साथ उसके पैरों के नीचे का रेगिस्तान धंस गया। उसकी पीठ पर लाल रंग के पंखों का एक जोड़ा निकल आया। पंख हल्के से फड़फड़ा रहे थे, जिससे आर्यन हवा में लटका हुआ था ताकि वह अचानक नीचे न गिर जाए। सभी ने ढह चुके रेगिस्तान के तल की ओर नीचे देखा। नीचे छोटे छोटे रेतीले बिच्छुओं का एक घोंसला था, जिनमें से प्रत्येक क्रूर था और आर्यन के प्रति खूनी शत्रुता दिखा रहा था। रेत बिच्छू का बच्चा। आर्यन ने भावहीनता से केसी की ओर देखा। क्या आप लोगों ने किसी को नाराज किया? यह रास्ता वाकई खतरनाक है। हर कदम पर 3 जाल बिछे हैं।
आर्यन ने अपने पंख फड़फड़ाए, रेगिस्तान के एक स्थिर हिस्से की ओर उड़ा और उतर गया। रेतीले बिच्छू रेगिस्तान में पाए जाने वाले सबसे आम जीवों में से एक हैं। सामान्य होने का मतलब यह नहीं है कि इससे निपटना आसान है। जब यह प्रजाति प्रकट होती है तो आमतौर पर यह सिर्फ एक या दो नहीं होती, बल्कि एक जबरदस्त ताकत होती है जो बाढ़ की तरह उमड़ पड़ती है। हमने किसी को नाराज नहीं किया है। इस बार मेरा मिशन बेहद गोपनीय होना चाहिए। किसी को नहीं पता कि हम यहाँ क्या करने आए हैं। हालांकि केसी ने यह कहा, फिर भी उसकी आंखों में एक विचारशील भाव झलक रहा था। यह रास्ता वाकई थोड़ा अजीब था। वह लगातार रत्न के नक्शे का अनुसरण करता रहा था, लेकिन वे तो बस कुछ ही कदम चले थे। रेतीले अजगर, रेतीले बिच्छू और रेतीले बिच्छू के घोंसले सभी दिखाई देने लगे थे। क्या ये चीजें केवल रेगिस्तान के गहरे भीतर ही नहीं दिखाई देनी चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है कि वे समूह दौरे पर निकले हों? क्या सामूहिक खरीदारी में 5% की छूट भी शामिल थी? हमने किसी को नाराज नहीं किया। तो फिर समस्या सहारा रेगिस्तान में ही होनी चाहिए। तर्क के हिसाब से रत्न एक अनुभवी गाइड होना चाहिए जिसने अनगिनत बार इस रेगिस्तान में प्रवेश किया हो और बाहर आया हो। फिर भी रेगिस्तान में प्रवेश करते ही उसे मार दिया गया। अगर उसका इरादा हमें नुकसान पहुंचाने का होता तो वह अपनी जान को चारा नहीं बनाता। उसकी शक्ल सूरत देखकर तो मुझे नहीं लगता कि उसमें इतनी हिम्मत थी। आर्यन ने गहराई से विश्लेषण किया। जब कैथी और बाकी लोगों ने यह सुना तो उन सभी को लगा कि इसमें काफी तर्कसंगता है। इस रेगिस्तान में किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं? कैशी ने जोर देकर पूछा। आर्यन ने आंखें घुमाईं। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, ठीक है। अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं किससे पूछूं? संक्षेप में, चलते समय सावधान रहना। आखिर यह एक तरह का वर्जित क्षेत्र है, इसलिए कुछ अजीब बदलावों का सामना करना बिल्कुल सामान्य बात है। तो फिर हमें सांपों और बिच्छुओं के इस घोंसले का क्या करना चाहिए? ने भावहीनता से जमीन के नीचे सांपों और बिच्छुओं के घोंसले की ओर इशारा किया। कुल मिलाकर 8 सांप और बिच्छू थे और वे सभी नवजात थे। इन्हें ले जाओ। हालांकि सहारा रेगिस्तान में सांप और बिच्छू आम हैं, लेकिन अगर इन्हें बाहर लाया जाए तो ये बेहतरीन पालतू जानवर बन सकते हैं। अगर सांप और बिच्छू सामान्य रूप से बढ़ते हैं तो वे 10 साल में वयस्क हो सकते हैं और स्वर्ग और पृथ्वी लोक का स्तर निश्चित है। जहां तक जीवन के बंधनों को तोड़कर उच्च विकासवादी स्तर पर पहुंचने की बात है, यह उनके भविष्य के अवसरों और भाग्य पर निर्भर करेगा। आर्यन उस तरह का व्यक्ति था जो उड़ते हुए हंस के पंख नोच लेता था। वह जरा से भी फायदे को हाथ से जाने नहीं देता था। आर्यन की निगाह चारों ओर घूम गई। उन्होंने पाया कि कोई भी उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने का इरादा नहीं रखता था। आर्यन ने हंसते हुए कहा, तो फिर मैं औपचारिकता नहीं निभाऊंगा। एक आयामी दरार खुल गई। उसने तुरंत ही सांप और बिच्छू के 8 बच्चों को एक छोटी लेकिन जीवंत आयामी दुनिया में फेंक दिया। जैसे ही सांपों और बिच्छुओं को आयाम दरार में फेंका गया, कैशी ने आर्यन को अजीब तरह से देखा। क्या आपको वाकई यकीन है कि आप एक उपचार कला साधक हैं? आयामी दरार, प्रकाश का पवित्र वस्त्र, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति हैं। बस कभी कभार कुछ छोटे मोटे काम कर लेता हूँ, कुछ खास नहीं, कुछ खास नहीं। आर्यन ने हाथ हिलाते हुए हंसते हुए कहा। देखो आर्यन, सांपों और बिच्छुओं को पकड़ने के बाद उनके घोंसले में वास्तव में एक रेत का गड्ढा है। सिया की नजर तेज थी और उसने तुरंत सुराग को पहचान लिया। रेत का गड्ढा एक व्यक्ति से भी ऊंचा था और किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ जाता है।
क्या हमें अंदर जाकर देखना चाहिए? सिया ने आर्यन की ओर देखकर उसकी राय पूछी। चलो चलें। आर्यन सहारा में किसी खजाने की खोज में नहीं आया था। उसका लक्ष्य इस सहारा और पृथ्वी पर स्थित सहारा रेगिस्तान के बीच संबंध खोजना था। इस रेत के गड्ढे में स्पष्ट रूप से एक रहस्यमय वातावरण था। आर्यन सीधे अंदर कूद गया। छी छी छी, कितनी बदबू आ रही है। ये तो उन छोटे सांपों और बिच्छुओं का शौचालय है। आर्यन गुस्से से लाल चेहरा करके बाहर कूद पड़ा। टीम के सभी सदस्य शर्म से लाल हो गए थे और अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। धिक्कार है, उसने अमर उपन्यास बहुत ज्यादा पढ़ लिए। वह हर उस गड्ढे में कूदना चाहता था जो उसे दिखाई देता था। हे भगवान, ये सांप और बिच्छू इतने साफ सुथरे कब से हो गए कि वे शौच करने के लिए गड्ढा खोदते हैं। आर्यन काली रेखाओं से ढका हुआ था। उसके दिल में 10,000 घास कीचड़ के घोड़े सरपट दौड़ रहे थे। भी अवाक रह गया। आर्यन इतना उतावला क्यों था कि बिना ठीक से जांच किए ही कूद पड़ा। आर्यन दूर चला गया। उसका चेहरा अभी भी उदास था। आश्चर्य की बात यह है कि जैसे ही आर्यन अपनी निराशा को दूर करने के लिए जगह ढूंढ रहा था, रेगिस्तान में मौजूद कोई भी खूंखार राक्षस प्रकट नहीं हुआ। टीम के बाकी सदस्य दबे स्वर में हंस रहे थे। आर्यन के सामने आवाज निकालने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। इस समय तो केवल मूर्ख ही आर्यन को उकसाने का साहस करेगा। जिस जगह की हम तलाश कर रहे हैं वह लगभग यही है। सहारा रेगिस्तान में हजारों की संख्या में नखलिस्तान मौजूद हैं। 1000 साल पुरानी घास हर नखलिस्तान में उग सकती है। हम सहारा के अपेक्षाकृत बाहरी क्षेत्रों में ही अपनी किस्मत आजमाने की योजना बना रहे हैं। कैशी की आंखें चमक उठीं। उसकी गति धीरे धीरे तेज होती गई। उनके सामने स्थित नखलिस्तान छोटा था, जो रेगिस्तान की अंतहीन पीली रेत के बीच विशेष रूप से अचानक प्रकट होता हुआ प्रतीत हो रहा था। इसके भीतर जीवन शक्ति तीव्र थी, जो अधिकांश प्राचीन जंगलों में पाई जाने वाली जीवन शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली थी। कहावत के अनुसार अतिवाद उलटफेर का कारण बनता है। रेगिस्तान में सामान्य जीवों के लिए रहना और जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। फिर भी रेगिस्तान के केंद्र में स्थित नखलिस्तान में जीवित प्राणियों के लिए उपयुक्त वातावरण का जन्म हो सकता है। इसे चमत्कार और सौभाग्य माना जा सकता है। मुझे इस नखलिस्तान के बारे में एक अजीब सी अनुभूति हो रही है। आर्यन ने जल्दबाजी में नखलिस्तान में प्रवेश नहीं किया। इसके बजाय वह मुख्य समूह के पीछे पीछे चलने लगा। उसके दिल में धीरे धीरे बेचैनी का एक अंश उभरने लगा। स्वागत है, दूर से आए अतिथियों, क्या आपको किसी सेवा की आवश्यकता है? मरुस्थल के अंदर 2 गहरे रंग के बलवान पुरुष, जिनकी कमर पर जानवरों की खाल लिपटी हुई थी, उनका स्वागत करने के लिए रास्ते में कतार बनाकर खड़े थे। वे मिलनसार और मेहमानवाज प्रतीत हो रहे थे। उनके चेहरे खुशी भरी मुस्कान से दमक रहे थे। हाँ, हमारी किस्मत वाकई अच्छी है। दूसरी टीमें रेगिस्तान में कई दिनों तक यात्रा करती हैं और फिर भी नखलिस्तान खोजने में असफल रहती हैं, लेकिन हमें आधे दिन से भी कम समय में एक जीवंत नखलिस्तान मिल गया। इसके अलावा इस ओएसिस में हर कोई इतना उत्साहित है कि मेरे लिए मना करना मुश्किल है। टीम के एक सदस्य को यह सौहार्दपूर्ण वातावरण बहुत पसंद आया। उन्होंने नखलिस्तान के 2 बलवान मूल निवासियों का अनुसरण किया और नखलिस्तान में प्रवेश किया। नखलिस्तान के अंदर विशालकाय पेड़ फल फूल रहे थे। उनकी विशाल छतरियां लगभग पूरे आकाश को ढक लेती थीं। तेज धूप को पन्ना हरे पत्तों की परतों ने रोक रखा था, जिससे सूरज की चकाचौंध से दुर्लभ और ताजगी भरी छाया मिल रही थी। आर्यन कदम-दर-कदम टीम के पीछे पीछे चल रहा था।
वह लगातार इधर-उधर देखता रहा और उसके दिल में बेचैनी बढ़ती गई। इस नखलिस्तान का स्वरूप बहुत ही विचित्र था। आर्यन ने पृथ्वी को मापने के लिए एक निर्माण विशेषज्ञ की विधियों का उपयोग किया। इस स्थान पर मूल रूप से कोई नखलिस्तान नहीं होना चाहिए। भूज्योतिष और भाग्य भविष्यवाणी के अध्ययन में खगोल विज्ञान, भूगोल और यहाँ तक कि रेगिस्तानी नखलिस्तान भी शामिल हैं। हमें कुछ कमरों की आवश्यकता है। जहाँ तक कीमत की बात है, हम आपके स्थानीय मानकों का पालन कर सकते हैं। कैशी विनम्र थी और ओएसिस के निवासियों के प्रति उसका सकारात्मक दृष्टिकोण था। आर्यन ने चारों ओर देखा और अंततः समस्या का पता लगा लिया। इस नखलिस्तान में जीवन की ऊर्जा बहुत तीव्र थी। यह इतना तीव्र था कि अंधेरी रात में जलती हुई मशाल की तरह था। हालांकि यह कहावत है कि अतिवाद उलटफेर की ओर ले जाता है, लेकिन इस नखलिस्तान में जीवन शक्ति की इतनी सघनता स्वाभाविक रूप से असामान्य थी। और इस सघन जीवन शक्ति के भीतर मृत्यु शक्ति का एक धुंधला, धूसर निशान मिला हुआ था। हालांकि मृत्यु शक्ति का यह अंश धुंधला और पता लगाना मुश्किल था, लेकिन आर्यन के लिए इसका अस्तित्व उतना ही स्पष्ट था जितना कि सफेद कागज के टुकड़े पर एक काला बिंदु। सिया, तारक, किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार हो जाओ, आर्यन ने सिया और तारक को संदेश भेजा। हालांकि पूरी टीम शांत हो गई और इस प्रक्रिया के दौरान कुछ भी नहीं हुआ। रात हुई। आकाश चमकीले तारों से भरा हुआ था। आर्यन अब भी बिस्तर पर सीधा बैठा था और सतर्कता बनाए हुए था। अप्रत्याशित घटनाओं को रोकने के लिए आर्यन ने सिया और तारक को भी घसीटकर अपने कमरे में ले गया। हालांकि तारक ने जम्हाई ली और लापरवाही से कहा, चचेरे भाई, क्या तुम कुछ ज्यादा ही शंकालु हो रहे हो? मुझे तो यह ओएसिस काफी अच्छा लगता है। तारक ने आर्यन के फैसले को गंभीरता से नहीं लिया। उसने जम्हाई ली, उसकी आंखें नींद से भारी थीं। वह वाकई में अच्छी नींद लेना चाहता था। दिन के समय रेगिस्तान में घूमना और साथ ही सतर्कता बनाए रखना ऊर्जा की बहुत अधिक खपत करता था। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। आखिरकार मुझे समस्या का पता चल गया। इस नखलिस्तान में देखने में तो केवल कुछ ही ऊंचे ऊंचे पेड़ लगते हैं, लेकिन पेड़ों के नीचे एक भी हरा पौधा नहीं है। आर्यन ने उस सूक्ष्म असामान्यता को समझ लिया जिससे उसे असहजता महसूस हो रही थी। तारक ने आर्यन पर आंखें घुमाते हुए कहा, बड़े पेड़ों के नीचे घास नहीं उगती, ये तो आम बात है। चचेरे भाई, क्या तुम्हारे हाई स्कूल के जीव विज्ञान शिक्षक व्यायाम शिक्षक थे? लेकिन अगर घास नहीं भी उगती है तो भी बिल्कुल हरे पौधे नहीं होने चाहिए। इसके अलावा क्या आपने ध्यान दिया कि जब हम नखलिस्तान की ओर बढ़ रहे थे तो हमें एक भी रेत बिच्छू नहीं मिला? जीवन शक्ति से रहित रेगिस्तान केवल सापेक्ष है। शुष्क और गर्म वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित कुछ जीव रेगिस्तान में भी फल फूल सकते हैं। यह रेगिस्तान चाहे कितना भी सूखा या गर्म क्यों न हो, रेतीले बिच्छू, रेतीले अजगर और सांप और बिच्छू जैसे जीव जंतुओं का अस्तित्व तो होना ही चाहिए। फिर भी हमने पूरा रास्ता इतनी आसानी से तय किया, क्या आपको यह अजीब नहीं लगता? आर्यन जितना अधिक विश्लेषण करता गया, सिया को उतनी ही अधिक सिहरन महसूस होने लगी। जब चीजें असामान्य हों तो उसमें बुराई का हाथ जरूर होता है। तारक के विपरीत, जो एक ग्रीन हाउस में पलाबधा और एकांत में रहने वाला व्यक्ति था, सिया एक बड़े परिवार में पली बढ़ी जो षड्यंत्रों और प्रतिद्वंद्विता से भरा हुआ था। अगर उसने पूरी सतर्कता नहीं बरती होती तो उसे बहुत पहले ही टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दिया गया होता। क्या आप कह रहे हैं कि इस नखलिस्तान के पेड़ समस्याग्रस्त हैं? अंधेरे में उसकी आंखों में हल्की नीली रोशनी चमक उठी। यह सिर्फ एक अनुमान है, लेकिन इसकी 80 से 90% संभावना है। कुछ देर बाद आर्यन के कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। अर्धरात्रि तक
चर्रचर। आर्यन के कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोला गया। दरवाजे के बाहर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि बगल वाले दोनों कमरे खाली थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सब यहाँ छिपे होगे। बूढ़ा आदमी अजीब तरह से हंसा। उसके होठों में दो भयानक सफेद नुकीले दांत चुभे हुए थे। उसके माथे पर धीरे धीरे एक तीसरी ऊर्ध्वाधर आंख खुल गई। आप तीनों काफी सतर्क हैं और जानते हैं कि एक साथ रहना ही बेहतर है। अफसोस की बात है कि आप यह अनुमान नहीं लगा सके कि इस पूरे नखलिस्तान की हवा में लकवाग्रस्त कर देने वाले विषाक्त पदार्थ व्याप्त हैं। जब तक आप एक निश्चित मात्रा में सांस लेते रहेंगे, आप गहरी बेहोशी में चले जाएंगे और फिर कभी जाग नहीं पाएंगे। अंततः तुम वृक्षों के देवता के लिए बलिदान बन जाओगे। इस नखलिस्तान में जीवन शक्ति को और भी अधिक केंद्रित होने की अनुमति दें। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उन तीनों के पास पहुंचा। वह झुक गया। आर्यन की गर्दन में भाला घोंपकर ताजा खून चखने की तीव्र इच्छा को रोक नहीं पाया। ठंडी चांदनी में बूढ़े आदमी के दांत एक भयानक सफेद चमक बिखेर रहे थे। तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है। आर्यन ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। बूढ़ा आदमी चौंक गया। उसका दिल पल भर के लिए धड़कना बंद हो गया। धड़ाम। आर्यन ने एक थप्पड़ मारकर बूढ़े आदमी को दूर फेंक दिया। आर्यन को मुंह की दुर्गंध से इतनी घृणा थी कि उसके सामने बुजुर्गों का सम्मान करना और छोटों से प्यार करना बिल्कुल भी मायने नहीं रखता था। तुम कब जाग गए? बूढ़े आदमी ने अपना लाल और सूजा हुआ चेहरा पकड़ लिया और भय से आर्यन को घूरने लगा। वृक्ष देवता का लकवाग्रस्त कर देने वाला विष कभी विफल नहीं हुआ था। यहाँ तक कि यिनयान क्षेत्र के शक्तिशाली प्राणी भी इसका सामना नहीं कर सके। जागना? कैसा जागना? मैं तो पूरी रात तुम्हारा इंतजार करते करते सो नहीं पाया। मुझे बहुत नींद आ रही है। आर्यन ने जम्हाई लेते हुए बूढ़े आदमी को डांटा। इसके तुरंत बाद तारक और सिया ने भी अपनी आंखें खोलीं और धीरे धीरे खड़े हो गए। इस ओएसिस में वाकई कोई समस्या है, ने ऐसा भाव दिखाया जैसे कह रहा हो, मुझे पता था। इस युवा मालिक के खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत की। चलो इसे मार डालते हैं। तारक के शब्द हिंसा से भरे हुए थे। तुम मुझे मार नहीं सकते। मैं वृक्षों के देवता का दूत हूं और यह पूरा नखलिस्तान वृक्षों के देवता का क्षेत्र है। अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया तो तुम्हारा अंत भी अच्छा नहीं होगा। आर्यन और बाकी लोगों ने अभी तक कोई हरकत भी नहीं की थी, फिर भी बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर डर के भाव दिखाई देने लगे थे। पहली नजर में ही यह स्पष्ट हो गया था कि आर्यन और अन्य लोग शत्रुतापूर्ण थे। एक मामूली सा राक्षस हमें धमकाने की हिम्मत करता है, ने धमकी भरे लहजे में कहा। उसकी आंखों में हत्या का इरादा भरा हुआ था। यह वृद्ध व्यक्ति वृक्षों का देवता था जिसने मानव रूप धारण किया था, लेकिन उसके भीतर त्रिनेत्र वंश की रक्तरेखा का अंश भी मौजूद था। इसलिए वह 3 आंखों के साथ पैदा हुआ था और संभवतः उसके पास कुछ विशेष दैवीय शक्तियां थीं। अगर उसे पकड़कर उस शाश्वत परिवार के उन बूढ़े लोगों को सौंप दिया जाए तो इससे बहुत पुण्य कमाया जा सकता है। बेशक उन बूढ़े लोगों ने वंशानुक्रम का अध्ययन किया था, इसलिए उन्हें किसी जीवित प्राणी की आवश्यकता नहीं थी। एक कदम आगे बढ़ाया। बूढ़ा आदमी मुड़ा और भाग गया। उसने अपना पैर उठाने की कोशिश की। वह ऐसा नहीं कर सका। नीचे देखते हुए बूढ़े व्यक्ति ने 2 बड़े हाथ देखे। उसे नहीं पता था कि वे कब जमीन के नीचे से प्रकट हुए और उसकी टखनों को पकड़ लिया। आप? बूढ़े आदमी ने घूरकर देखा। वह इस रेगिस्तान में वर्चस्व स्थापित करने के लिए वृक्ष देवता की प्रतिष्ठा का दुरुपयोग कर रहा था। उसके साथ ऐसा बर्ताव कैसे हो सकता था? बिना किसी वजह के उसे इतनी जोर से थप्पड़ क्यों मारा गया? अब तो वह भाग भी नहीं सकता था।
अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम्हारे साथी भी मेरे साथ ही दफन हो जाएंगे। बूढ़े आदमी ने एक बार फिर अपना तुरुप का पत्ता निकाला। प्रवेश द्वार पर एक सुंदर आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं? तारिका की आवाज शांत थी। एक हत्यारे के रूप में वह चाकू की धार से खून चाटते हुए लगातार जीवन जी रही थी। उसकी सामान्य सावधानियां कम नहीं होंगी। इसकी खुशबू तो काफी अच्छी है, बस इसमें थोड़ा कम मसाला डालने की जरूरत है। एक पारखी होने के नाते शांतनु रंग, सुगंध और स्वाद के प्रति भी काफी संवेदनशील थे। बूढ़े व्यक्ति का शरीर अकड़ गया। यह किस तरह की टीम थी? उन्होंने कहा कि रेगिस्तानी टीम में आलसी लोग नहीं होते थे और न ही कोई सहायक कर्मचारी होते थे। अब अचानक एक हत्यारा और एक खाने का शौकीन व्यक्ति कैसे प्रकट हो गया? क्या वे सभी वसंत ऋतु में घूमने निकले थे? बूढ़े आदमी का मनोवैज्ञानिक छाया क्षेत्र +10,086। तो अब आप शांति से विश्राम कर सकते हैं। आर्यन की आकृति बूढ़े व्यक्ति के पीछे एक भूत की तरह दिखाई दी। एक ठंडी हथेली ने बूढ़े आदमी की गर्दन को जकड़ लिया और हल्के से दबाने पर चटकने की आवाज आई। बूढ़े आदमी का सिर एक तरफ झुक गया और उसकी सांसें थम गईं। हत्या करने की बात आती तो आर्यन नरम दिल नहीं होता। शत्रुतापूर्ण रवैये में सही या गलत जैसा कुछ नहीं होता, केवल जीवन और मृत्यु का सवाल होता है। बाकी लोग कहाँ हैं? आर्यन ने बाहर देखा। वहां केवल 2 युवा महिला हत्यारे थीं और शांतनु। उन्हें ले जाया गया। हमें इस ग्रीन ओएसिस में समस्या का पता आधी रात को ही चला। जब तक हम उनके कमरों में पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि तारिका ने यह कहा, लेकिन उसकी आवाज में पछतावे का कोई संकेत नहीं था। एक हत्यारे के रूप में वह जीवन और मृत्यु से परिचित थी। उसके बगल में मर रहे उसके साथियों की मौत भी शायद उसके ठंडे दिल को न हिला पाए। कुछ मामूली साथियों की तो बात ही छोड़िए। चलो उन्हें बचाने की तैयारी करते हैं। भले ही वे थोड़े नासमझ हों, फिर भी वे हमारे साथी हैं। आर्यन ने बेबसी भरे भाव दिखाए। उच्च युद्ध क्षमता का क्या उपयोग था? कुछ खतरनाक परिस्थितियों में सहायक पेशेवरों के जीवित रहने की संभावना वास्तव में अधिक थी। उन्हें बचाना? हाँ, पहले तो तुम्हें अपनी जान बचाने का तरीका ढूंढना चाहिए। एक विशाल वृक्ष के तने पर एक बूढ़े व्यक्ति का चेहरा दिखाई दिया। यह वही वृक्ष देवता थे जिनका जिक्र उस बूढ़े व्यक्ति ने किया था। तथाकथित हरित नखलिस्तान का निर्माण ईश्वर के एक साथ काम करने वाले दर्जनों वृक्षों द्वारा ही हुआ था। प्रत्येक वृक्ष देवता के पास घूर्णन क्षेत्र के संवर्धन स्तर का ज्ञान था। शिखर और स्वयं वृक्ष देवता एक विशेष वनस्पति प्राणी था। उसकी खेती करना कठिन था, लेकिन एक बार सफल हो जाने पर उसके शरीर में निहित जादुई शक्ति अत्यंत तीव्र थी, जो उसी क्षेत्र के मनुष्यों की तुलना में दर्जनों या सैकड़ों गुना अधिक थी। इन सभी वृक्ष देवताओं में यिनयान क्षेत्र से मुकाबला करने की शक्ति थी। इसके अलावा उन सभी ने जीवन के स्वर्गीय मार्ग में काफी गहन उपलब्धियां हासिल की थीं। ईश्वर ने हर पेड़ को लंबी आयु दी है। अपने स्तर तक पहुंचने के बाद कम से कम दसियों हजार या सैकड़ों हजार वर्षों तक जीवित रहना उनके लिए कोई समस्या नहीं थी। जब भी उनका सामना पौधों से संबंधित चिकित्सा पद्धति का अभ्यास करने वालों से होता था, तो अधिकतर लोगों को सिरदर्द होने लगता था। अत्यंत जादुई शक्ति, अलौकिक क्षेत्र, लंबी आयु, विविध विधियां। एक छोटी सी चूक भी आपको खेल से बाहर कर सकती है। हालांकि आर्यन की वृक्ष देवता के बारे में एक अलग समझ थी। मैं तुम्हें अपने सभी साथियों को सौंपने के लिए 3 मिनट का समय देता हूं। अन्यथा अगर मैं तुम सबको जिंदा काट डालूं तो मुझे दोष मत देना। आर्यन ने कमर पर हाथ रखकर बड़बड़ाना शुरू कर दिया।
उनके अहंकारी व्यवहार ने मुझे भी थोड़ा असहज कर दिया कि स्मृति में आर्यन एक विशिष्ट रूढ़िवादी थे। वह बाघ को खाने के लिए सुअर होने का नाटक करता था और कभी भी कोई दिखावा नहीं करता था। उसके साथ क्या गलत था? क्या वह सचमुच आत्मविश्वासी था या वह सिर्फ दिखावा कर रहा था? उसने मन ही मन बुदबुदाया, लेकिन आर्यन की युद्ध योजना को बाधित करने की हिम्मत नहीं की। घूर्णन क्षेत्र के दर्जनों पीक ट्री गॉर्ड्स बिना कुछ तुरुप के पत्ते इस्तेमाल किए अपनी ताकत से उन्हें मारना वाकई थोड़ा मुश्किल होगा। अहंकारी मानव जाति, क्या तुम जानते हो कि हमारे महान वृक्ष देवता की दृष्टि में तुम केवल सबसे तुच्छ और महत्वहीन चींटियों के समान हो? वृक्षों के देवता ने उपहास किया। उसने अहंकारी इंसान तो देखे थे, लेकिन इतना अहंकारी इंसान उसने पहले कभी नहीं देखा था। आम इंसान उसे देखकर डर के मारे कांप उठेंगे, और भले ही वे अपने मानसिक भय को मुश्किल से ही नियंत्रित कर पाएं, वे ऐसे व्यवहार करेंगे जैसे पतली बर्फ पर चल रहे हों, डर से कांपते हुए। क्या आपके बड़ों ने आपको अपने व्यवहार में सावधान और विनम्र रहना नहीं सिखाया? वृक्षों के देवता के चेहरे पर तिरस्कार का भाव और भी गहरा होता चला गया। 1, 2, 3, ठीक है, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था। दुर्भाग्य से तुमने उसे भुनाया नहीं। तो अब मुझे दोष मत देना कि मैंने चांद की ओर से तुम्हें खत्म करने के लिए कार्रवाई की। आर्यन के चेहरे पर एक धार्मिक भाव था। लेकिन क्या 1, 2, 3 गिनने में उसे सचमुच 3 मिनट लगे? मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझसे झूठ मत बोलो। ज्यादा से ज्यादा यह सिर्फ 4 या 5 सेकंड की बात थी। उसने मन ही मन बुदबुदाया, हाँ हाँ हाँ, मुझे खत्म करो, फिर मैं तुम्हें पहले खाऊंगा। वृक्षों के देवता ने दिल खोलकर हंसा। उनकी हंसी से आकाश कांप उठा। इस हंसी को सुनकर सिया और तारक दोनों के सिर में तेज दर्द होने लगा। ध्वनि तरंग हमला, यह एक अत्यंत अपरंपरागत हमला विधि थी। सिया और तारक दोनों को ही भय का अनुभव हुआ। सहारा रेगिस्तान में लंबे समय तक रहने के बावजूद वृक्षों का यह देवता कई प्रकार के आक्रमणों में निपुण था। अगर वे सचमुच उससे उलझ जाते हैं तो भले ही वे जीतना चाहें, उन्हें शायद काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिंदगी अमर धर्म ग्रंथ अमर राजा अवतरित हो रहे हैं। जैसे ही आर्यन ने अपना कदम उठाया, वह एक निषिद्ध कदम था जो जीवन में अंकित हो गया था। अमर धर्म ग्रंथ। आर्यन लंबे समय से इस निषिद्ध चाल का इस्तेमाल करना चाहता था। दुर्भाग्यवश उन्हें इसे इस्तेमाल करने का कभी मौका नहीं मिला, क्योंकि उसका लक्ष्य बहुत ही खास था। इस चाल के प्रभावी होने के लिए यह आवश्यक था कि वह व्यक्ति कम से कम तीसरे स्तर तक स्वर्गीय जीवन पथ का अभ्यास कर चुका हो और स्वर्गीय जीवन पथ के बारे में उसकी समझ उससे अधिक न हो। जीवन का दांव एक स्वर्गीय दांव था, और यह स्वर्गीय दांव के भीतर अधिक अपरंपरागत प्रकारों में से एक था। जीवन के स्वर्गीय मार्ग के तीसरे स्तर से ऊपर के अभ्यासी पहले से ही दुर्लभ थे, और उनकी जीवन के स्वर्गीय मार्ग की समझ आर्यन से भी कम होनी चाहिए थी। भला कौन इतना सहयोग करेगा कि इस भूमिका के लिए पूरी तरह उपयुक्त हो? हालांकि संयोगवश इस वृक्ष देवता से निकलने वाली दिव्य जीवन शक्ति की आभा ठीक इसी स्थिति से मेल खाती थी। यह दिव्य जीवन शक्ति के चौथे स्तर पर थी। क्षेत्र। आर्यन के पीछे शून्य लोक से गहरे हरे रंग के प्रतीक संघनित होकर एक एक करके उसके पीछे व्यवस्थित हो गए। एक भव्य विशाल धर्म प्रतिमा धीरे धीरे साकार हुई। उसकी हथेली उठी हुई थी, आकाश की ओर इशारा कर रही थी। यह ठीक वही पौराणिक व्यक्तित्व था जिसकी कहानी जीवन में वर्णित है। अमर राजा। जीवन के दिव्य मार्ग में सर्वोच्च उपलब्धि हासिल करने वाला स्वर्गिक पूज्य के ऊपर अमर राजा विराजमान थे। हालांकि अमर राजा का कोई पता नहीं था।
स्वर्ग और पृथ्वी के बीच स्वर्गीय पूज्य ही सबसे शक्तिशाली थे। अमर राजा का प्रेत प्रकट हुआ। वृक्षों का देवता तुरंत बिना कुछ कहे धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा। जीवन अमर राजा ने जीवन के स्वर्गीय मार्ग के सभी अभ्यासकर्ताओं को प्रतिबंधित कर दिया। यदि सभी जीवित प्राणी उसके शरीर को देख लें तो वे सब घुटने टेककर उसकी पूजा करेंगे। यदि सभी जीव इसके मार्ग का अभ्यास करें तो वे सभी आस्तिक बन जाएंगे। जैसे ही जीवन अमर राजा प्रकट हुए, वृक्ष देवता ने तुरंत कोई कार्रवाई करने का साहस नहीं किया, क्योंकि इस जीवन की आभा अमर राजा ने इसकी आत्मा की गहराई से एक कंपन पैदा कर दी। जो मुझ पर विश्वास करते हैं उन्हें शाश्वत जीवन प्राप्त होता है। आर्यन ने अपनी उंगली से इशारा किया। वृक्ष देवता के माथे पर एक सुनहरे अमर राजा का चिन्ह अंकित था। वृक्षों के देवता ने गहरी सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। वे ईमानदारी से जमीन पर घुटने टेककर आर्यन के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। सफल छाप के साथ आर्यन वृक्ष देवता की आत्मा की आभा को महसूस कर सकता था। अमर राजा का चिन्ह आत्मा में समाहित हो जाने का अर्थ था कि तब से यह वृक्ष देवता आर्यन का सबसे वफादार अनुयायी बन जाएगा। यदि आर्यन इसे पूर्व की ओर जाने को कहता तो यह पश्चिम की ओर जाने का साहस नहीं करता। अगर आर्यन इसे आत्महत्या करने के लिए कहता तो यह जरा भी संकोच नहीं करता। यह अमर राजा ब्रांड का दबंग पहलू था, जो बिना लड़ाई के दूसरों को अपने अधीन कर लेता था। यदि सभी जीव इसके मार्ग का अभ्यास करें तो वे सभी आस्तिक बन जाएंगे। पहले वृक्ष देवता को वश में करने के बाद आर्यन ने अपनी उंगलियों को फिर से धीरे से झटका दिया, जिससे दर्जनों एक जैसे अमर राजाओं के चिन्ह निकल आए। प्रत्येक ब्रांड ने एक वृक्ष देवता को खोज निकाला, उस पर विजय प्राप्त की और उसे ब्रांड के दमन से बचने में असमर्थ बना दिया। पलक झपकते ही हरे भरे नखलिस्तान का निर्माण करने वाले 36 वृक्ष राक्षसों को आर्यन ने पराजित कर दिया। वे सभी उनके अनुयायी बन गए, चाहे वे उनके योगव्रत पर जिएं या मरें। उनमें प्रतिरोध करने की जरा सी भी क्षमता नहीं थी। ठीक है, यह हरा भरा नखलिस्तान अब मेरा है। सब लोग निश्चिंत हो सकते हैं और लोगों को बचा सकते हैं। आर्यन ने हल्की सी मुस्कान दी। आर्यन द्वारा सभी 36 वृक्ष राक्षसों को एक अन्य आयामी अंतरिक्ष में ले जाया गया। उनके शरीर विशाल थे और वे मानव रूप धारण करने में असमर्थ थे। उन्हें साथ ले जाना बहुत झंझट भरा था, इसलिए बेहतर यही था कि उन्हें सीधे अन्य संसाधनों में रख दिया जाए और जरूरत पड़ने पर उन्हें फिर से बुला लिया जाए। यह तो सरासर दबंगई वाला तरीका है। तारिका और तारा दोनों बहनों ने आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाई। हत्यारे होने के नाते वे जीवन और मृत्यु से परिचित थे, लेकिन उन्होंने ऐसा तरीका पहले कभी नहीं देखा था जो बिना लड़ाई के दूसरों को वश में कर सके, सीधे उनकी आत्माओं और भावनाओं पर कब्जा कर सके और उन्हें गुलाम बना सके। आर्यन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और जीवन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा। अमर धर्म ग्रंथ, उसने मुट्ठी बांधकर कहा, मुझे उम्मीद है कि आज की बात को सब लोग गुप्त रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, शांतनु सबसे सहमत था। आर्यन द्वारा अभी अभी प्रदर्शित की गई विधियों के प्रति उनका विस्मय भी अत्यंत गहरा था। तारिका और तारा दोनों बहनों ने हल्के से सिर हिलाया। कई वर्षों तक खेती करने के कारण वे स्वाभाविक रूप से समझ गए थे। आर्यन जैसे कुशल विद्वान को आसानी से नाराज नहीं किया जा सकता। तीनों को सहमति में सिर हिलाते देख आर्यन को राहत महसूस हुई। दरअसल अगर वे इसे लीक भी कर दें तो इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। जीवन अमर धर्म ग्रंथ संसार में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित नहीं हुआ। अगर दूसरों को पता भी चल जाए तो भी उन्हें यह नहीं पता चलेगा कि यह विधि कहाँ से आई है। जल्द ही कैशी और अन्य लोग मिल गए।
उन्हें वेदियों पर रखा गया और उनके चारों ओर ग्रीन ओएसिस के उत्साही निवासी मौजूद थे। इस हरे भरे नखलिस्तान में लगभग 300 मूल निवासी रहते थे। उनमें से लगभग 30% रूपांतरित वृक्ष राक्षस थे। शेष 70% लोग वृक्ष देवता द्वारा मस्तिष्क में हेरफेर किए गए मानव जाति के लोग थे। उनकी शक्ति सामान्यतः कम थी, सिवाय 3 नेताओं के जो घूर्णन क्षेत्र स्तर पर थे। बाकी सभी स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र स्तर पर थे। आर्यन द्वारा वृक्षों के देवता को वश में करने के बाद वे सभी आर्यन के अनुयायी बन गए। आर्यन को देखते ही ये सभी लोग घुटनों के बल बैठ गए। हर कोई कांप रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। आप सभी पहले इस आयामी अंतरिक्ष में प्रवेश करें। आपके वृक्ष देवता भी अंदर हैं। जब हम एक उपयुक्त स्थान पर पहुंच जाएंगे तो मैं आप सभी को स्वाभाविक रूप से मुक्त कर दूंगा। आर्यन ने इन लोगों को देखा और उसे भी सिरदर्द होने लगा। अगर उसने उन्हें मार डाला तो वे पहले से ही उसके अपने लोग थे। यह सब व्यर्थ सा लगा। लेकिन अगर उसने उन्हें नहीं मारा तो वे घोर पापी थे, क्योंकि उन्होंने वृक्षों के देवता का पोषण करने के लिए अनगिनत रेगिस्तानी यात्रियों को मार डाला था और वृक्षों के देवता को खिलाने के लिए उन्हें बलिदान के रूप में इस्तेमाल किया था। अंततः आर्यन ने उन्हें श्रम सुधार प्रक्रिया से गुजरने देने और उन्हें विभिन्न आग्नेयास्त्रों और मशीनरी के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपने के लिए अपने अड्डे पर भेजने का फैसला किया। 300 से अधिक लोगों को भगाने के बाद पूर्व ग्रीन ओएसिस पूरी तरह से गायब हो गया। कैशी और बाकी लोग अभी भी बेहोश थे। हालांकि वृक्ष देवता द्वारा छोड़ा गया लकवाग्रस्त करने वाला विष बहुत अधिक नहीं था। 1 घंटे में वे जाग जाएंगे और ठीक हो जाएंगे। शांतनु और कैशी सहारा आने का अपना उद्देश्य पहले ही बता चुकी हैं। आप दोनों बहनें यहाँ क्या कर रही हैं? आर्यन ऊब गया था, इसलिए कैशी और बाकी लोगों के जागने का इंतजार करते हुए वह यूं ही बातें करता रहा। तारिका ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, अगर मैं कहूं कि हमारा लक्ष्य एक मरे हुए आदमी को मारना है तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? किसी मरे हुए आदमी को मारना? किसी भूत को? आर्यन ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। पता नहीं क्यों अचानक उसके मन में एक पिरामिड की छवि उभर आई। यह पूरी तरह से भूत नहीं है, यह अर्धमृत अवस्था में होना चाहिए। यह एक प्रायोगिक विषय है, इसकी अपनी इच्छा शक्ति तो बहुत पहले ही मर चुकी है। हालांकि इसका भौतिक शरीर अब अमर है और जब तक यह सूर्य की रोशनी ग्रहण करता रहेगा यह हमेशा जीवित रह सकता है और सूर्य के प्रकाश में यह और भी शक्तिशाली होता जाएगा। यदि इसे सचमुच जीवित रहने दिया गया तो बहुत संभव है कि यह भविष्य में अमर जगत के लिए एक विनाशकारी बीज बो देगा। तारिका को लगा कि उसके भावी मिशन में आर्यन और अन्य लोगों की सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए उसने ज्यादा संकोच नहीं किया और सीधे सीधे अपना उद्देश्य बता दिया। अरे, ऐसी कोई चीज भी होती है? एक ऐसा प्राणी जो सूर्य की रोशनी को अवशोषित करके हमेशा जीवित रह सकता है। क्या यह कोई पौराणिक पौधा मानव हो सकता है? आर्यन की आंखों में गहरी रुचि झलक रही थी। तारिका ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, तुम मजाक कर रहे हो। असल में अगर तुम हम दोनों से नहीं भी मिलते तो भी तुम्हें भविष्य में जरूर पता चल जाता, इसलिए अभी बताना राज खोलना तो नहीं होगा, है ना? हम दोनों तो अमर सोसाइटी नाम के एक संगठन से हैं। हमारा एकमात्र मिशन अमर सोसाइटी के कुछ अधूरे कामों को निपटाना है। अमर सोसाइटी? हाँ हाँ, क्या संयोग है। मैं भी। आर्यन ने लापरवाही से अमर सोसाइटी का एक टोकन निकाला। तारिका ने उस पर नजर डाली। उसने ठंडे स्वर में कहा, अमर सोसाइटी का एक बाहरी सदस्य? क्या तुमने हत्या और लूटपाट करके यह प्रतीक प्राप्त किया है?
आपको कैसे पता चला? आर्यन हैरान था। वह काफी समय से ब्लड मार्शल कबीले में छुपकर रह रहा था। किसी से संपर्क न होने के कारण वह लगभग भूल ही गया था कि वह अभी भी अमर जगत के लिए एक जासूस है। अमर सोसाइटी के बाहरी सदस्यों को आम तौर पर दो प्रकारों में बांटा जाता है। एक मुखबिर के रूप में कार्य करता है। ये अमर सोसाइटी के कुछ आंतरिक सदस्यों द्वारा नियंत्रित होते हैं, जिनमें से एक आंतरिक सदस्य के लिए कई मुखबिर होते हैं और उनके बीच सीधा संपर्क बना रहता है। दूसरे प्रकार के सदस्य गुप्त मोहरे होते हैं, जिन्हें अमर सोसाइटी के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा सीधे नियंत्रित किया जाता है। इन दोनों प्रकार के बाहरी सदस्यों के लिए टोकन अलग अलग होते हैं। आप एक मुखबिर होने के नाते एक गुप्त मोहरे का मिशन प्राप्त कर रहे हैं। केवल एक मूर्ख ही यह नहीं समझेगा कि आप अमर सोसाइटी में घुसपैठ करने वाले एक जासूस हैं। हालांकि तारिका थोड़ी नाराज थी, लेकिन उसने आर्यन के प्रति कोई शत्रुता नहीं दिखाई। तुम मेरी शिकायत नहीं करोगे? आर्यन ने तारिका की ओर देखा। तुम्हारी शिकायत करूं? मैं तुम्हारी शिकायत क्यों करूंगा? तारिका ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। मैं एक जासूस हूं जिसने अमर सोसाइटी में घुसपैठ की है। आर्यन ने बिना पकड़े जाने के डर के पूरी ईमानदारी से यह बात कही। अगर मैंने तुम्हारी शिकायत कर दी होती तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी जिंदा होता? तारिका ने उपहास किया। तुम ऐसा नहीं करोगे। आर्यन ने सहमति में सिर हिलाया। जब ऐसा है तो मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई क्यों करूं? मैं खुद अमर सोसाइटी का कोई प्रमुख सदस्य नहीं हूं। एक तरह से मेरी पहचान एक आंतरिक सदस्य और एक गुप्त मोहरे के बीच कहीं है। मेरी स्थिति काफी अजीब है। तारिका के चेहरे पर हैरानी का एक दुर्लभ निशान दिखाई दिया। आज का अमर समाज बीते जमाने के अमर समाज से बिल्कुल अलग है। तारिका को अमर सोसाइटी के बारे में काफी जानकारी प्रतीत होती थी। हालांकि वह इससे अधिक कुछ भी कहने को तैयार नहीं थी। आर्यन भी ज्यादा कुछ मांगना नहीं चाहता था। आज के इस दौर में आप जितना अधिक जानेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी मृत्यु होगी। इसके विपरीत कुछ मूर्ख लोग भी अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं। तो यह मिशन किस बारे में है? एक ऐसा प्राणी जो सूर्य के प्रकाश में लगातार मजबूत होता जा सकता है। दिव्य अग्नि, यह उस तरह के राक्षस का गुप्त नाम है। जहां तक उनके असली नाम की बात है, वह तो मुझे भी नहीं पता। अमर समाज के भीतर भाग्य ब्यूरो नामक एक संगठन है। उनका मुख्य कार्य मानव जाति के लिए अधिक शक्तिशाली जैविक हथियार बनाने के लिए जीवित प्रयोग करना है। दिव्य अग्नि भाग्य ब्यूरो की उन शोध परियोजनाओं में से एक है जिन्हें कभी पूरा नहीं किया गया। कहा जाता है कि दिव्य अग्नि पर शोध लगभग 1000 वर्ष पहले शुरू हुआ था। दिव्य अग्नि के शरीर में महान सूर्य स्वर्ण कौवे के रक्त का अंश मौजूद है। यही कारण है कि यह वास्तविक सौर अग्नि को अवशोषित करके अपनी आंतरिक ऊर्जा की निरंतर पूर्ति कर सकता है और अधिक शक्तिशाली बन सकता है। हालांकि महान सूर्य स्वर्ण कौवे का रक्त क्रूर और हिंसक है, जो दिव्य अग्नि के शरीर में एक तर्कसंगत आत्मा के अस्तित्व को रोकता है। तारिका ने दिव्य अग्नि के अस्तित्व का संक्षिप्त परिचय दिया। आर्यन ने उसकी आंखों में एक टिमटिमाती रोशनी देखी। यह नियम इतना आसान नहीं है। आर्यन के मन में एक अस्पष्ट आशंका उत्पन्न हुई, लेकिन तारिका के मिशन का उससे कोई लेना देना नहीं था। वह पूछने में बहुत आलसी था। कुछ ही देर में कैशी और बाकी सब लोग जाग गए। अरे, मैं यहाँ कैसे सो गया? कैशी की महिला टीम की एक सदस्य ने आश्चर्य से कहा। आंखें बंद करने से पहले यह स्पष्ट था कि वह अभी भी एक आरामदायक हरे भरे नखलिस्तान में थी। हम भी आपसे थोड़ा पहले जाग गए थे।
आंखें खोलते ही हम इस जगह पर थे। समझाना मुश्किल था, इसलिए आर्यन ने कैशी के मन में संदेह का बादल ही छोड़ दिया। कैशी ने भौहें चढ़ाई, वह समझ नहीं पा रही थी कि कुछ ही क्षण पहले एक हरे भरे नखलिस्तान में गर्मजोशी से स्वागत किए जाने के बाद वह इतनी जल्दी इस जगह पर क्यों आ गई। लेकिन संदेह तो संदेह ही होता है। सहारा रेगिस्तान, जो एक तरह से निषिद्ध भूमि है, में कुछ भी विचित्र घटना होना स्वाभाविक था। यह अच्छी बात थी कि सब लोग ठीक थे। कैशी ने उस हरे भरे नखलिस्तान को बस एक खूबसूरत सपने के रूप में लिया। अब सपना टूट गया था, जिंदगी तो चलती ही रहनी थी। कैशी की टीम के सदस्य अभी भी नींद से जाग रहे थे। पहले से ही रास्ते की ओर देख रहा था। देखो, आगे आंकड़े हैं। दूर से रेत के राक्षसों पर सवार लोगों का एक बड़ा समूह धीरे धीरे उनकी ओर आ रहा था। सतर्क रहें। रेगिस्तान में मुठभेड़ें हमेशा मैत्रीपूर्ण नहीं होती। आर्यन के साथ रहते हुए कैशी ने सावधान रहना भी सीख लिया। आर्यन ने कैशी के बयान पर कोई प्रतिक्रिया न देते हुए अपनी सांस रोक ली। टीम ने संपर्क किया। आर्यन अनजाने में हांफने लगा। यह टीम वाकई बहुत शक्तिशाली थी। वहां 100 से अधिक लोग थे और उनके नेता वास्तव में यिनयान क्षेत्र के 3 शक्तिशाली योद्धा थे। शेष कर्मियों में से 7वें लोग रोटेशन क्षेत्र के शक्तिशाली योद्धा थे। शेष 3वें लोग स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र के शक्तिशाली योद्धा थे, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी आभा थी और उनके तरीके सामान्य स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र के साधकों से बिल्कुल अलग थे। टीम का नेता एक युवा, सुंदर व्यक्ति था, जिसने सफेद चोगा पहना हुआ था। उसके बाल कमर तक लंबे थे और उसका चेहरा इतना कोमल था कि किसी स्त्री के चेहरे से भी अधिक मनमोहक था। जगदीश, ड्रैगन टाइगर भाड़े के सैनिकों के समूह का नेता। उस युवा, आकर्षक व्यक्ति ने अपना परिचय सरल शब्दों में दिया। उनकी आंखों में तिरस्कार का भाव स्पष्ट रूप से झलक रहा था। यिनयान क्षेत्र के एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में जगदीश को वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र और यहां तक कि घूर्णन क्षेत्र के साधकों को नीचा देखने का अधिकार था। साधना के मार्ग पर प्रत्येक कदम एक नया स्वर्ग है, और यदि किसी बड़े भूभाग में कोई खाई होती तो वह अंतर बादलों और कीचड़ के बीच के अंतर से भी कहीं अधिक स्पष्ट होता। आगे एक रेत दानव का किला है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप सभी मेरे ड्रैगन टाइगर भाड़े के सैनिकों के समूह के साथ यात्रा करना चाहेंगे या पहले आगे जाना चाहेंगे। जगदीश हमेशा से ही एक कूल वाइब देता था। अगर कैशी के अधीनस्थ, जो या तो हत्यारे थे या अनुभवी सैनिक न होते, तो शायद सभी महिलाएं उसकी दीवानी बन जातीं। असाधारण प्रतिभा, आकर्षण। तारिका ने चुपके से आर्यन को संदेश भेजा। उसने काफी यात्रा की थी और यह पहली बार था जब उसकी मुलाकात किसी ऐसे पुरुष से हुई थी जिसमें स्वाभाविक आकर्षण था। आर्यन को बेचैनी महसूस हुई। आप एक बड़े कद के आदमी हैं, कौन सी प्रतिभा अच्छी नहीं होती, लेकिन आप में आकर्षण तो है ही। क्या आपको उन कुछ हट्टे-कट्टे आदमियों को आकर्षित करने से डर नहीं लगता जो आपके साथ समलैंगिक संबंध बनाने पर जोर देते हैं? आर्यन की कल्पना बेकाबू हो गई। उसके विचार पल भर में हजारों मील की उड़ान भरने लगे। रेत का दानव। ये 2 शब्द सुनकर आर्यन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। रेत के दानव सहारा रेगिस्तान के असली स्वामी हैं। वे बिच्छू सेनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। उनकी बुद्धि मनुष्यों से कम नहीं है। वे साधना कर सकते हैं और पृथ्वी के नियम में उनकी अद्वितीय प्रतिभाएं हैं। लेकिन क्या रेत के दानव जैसे इतने दुर्जेय जीवों को रेगिस्तान के भीतर गहराई में तैनात नहीं किया जाना चाहिए? एक तरह से वे रेगिस्तान के असली आका थे। रेत के दानव भी ग्रामीण पर्यटन में कब से शामिल होने लगे।
आगे आने वाले रेत के दानव को पार करने का कोई रास्ता नहीं है क्या? कैशी के मन में आशा की एक किरण थी। रेत के राक्षसों का सामना न करना ही बेहतर है, यदि संभव हो तो। आखिरकार यह उनका इलाका है, इसलिए बेहतर यही है कि चुपचाप रहें। नहीं, जगदीश का उदासीन रवैया अभी भी बरकरार था। आगे सैकड़ों किलोमीटर लंबी रक्षा पंक्ति है। इसे पार करते हुए दक्षिण की ओर मेडुसा का अड्डा है और उत्तर की ओर मृत्यु है। दानव भट्टी। जगदीश ने फिर बात की। कैशी की सांसें थम गईं। मेडुसा वह जनजाति थी जिससे रेगिस्तान में यात्रा करने वाले सभी यात्री सबसे कम सामना करना चाहते थे। जहां तक मृत्यु का सवाल है, दानव भट्टी, वह तो वास्तव में एक और भी अधिक निषिद्ध भूमि थी। सहारा को एक तरह से निषिद्ध भूमि के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जिसका 7वां हिस्सा कारण यह था कि सहारा वास्तव में निषिद्ध भूमि, मृत्यु के रेगिस्तान, मौत से सटा हुआ था। दानव भट्टी। समय समय पर मृत्यु के दूत मृत्युलोक से प्रकट होते थे। सहारा रेगिस्तान की गहराइयों में विचरण करने वाला दानव भट्ट था। यदि उसका सामना हो जाए तो किसी संत के भी जीवित बचने की संभावना बहुत कम होगी। रेत के दानव की रक्षा पंक्ति बहुत लंबी है, लेकिन अगर हम उस पर हमला करते हैं तो शायद बचने की कोई उम्मीद न बचे। जगदीश को नाटकीय विराम पसंद थे। हमेशा एक बार में एक ही वाक्य बोलता है। ठीक है, गठबंधन। कैशी ने जगदीश के बोलने का तरीका भी सीख लिया और दोनों टीमें एक साथ यात्रा करने लगीं। जगदीश की टीम बेशक मुख्य ताकत थी। आर्यन, सिया और तारक एक बार फिर भीड़ में छिप गए, अपनी उपस्थिति छुपाते हुए। रेत के दानव हरकत में हैं। सहारा रेगिस्तान में अफरातफरी मची हुई है। आर्यन ने धीरे से कहा। उसने अपने दांत पीसे। उसे हमेशा लगता था कि उसकी किस्मत कुछ हद तक कॉनन जैसी ही है। वह जहां भी जाता, कुछ न कुछ घटना घटित हो जाती। उन्हें सहारा रेगिस्तान में एक महान पुरातात्विक अभियान पर जाना था, लेकिन वास्तव में उनका सामना रेत के राक्षसों के पलायन से हुआ। यह मामला जितना सरल दिखता है, उतना सरल नहीं है। रेत के दानवों में क्षेत्रीय चेतना बहुत प्रबल होती है। उनके पलायन की केवल एक ही संभावना है, और वह यह है कि उनकी मूल मातृभूमि पर कब्जा हो गया है। लेकिन रेत के दानव स्वयं सहारा के शाही कबीलों में से एक हैं। भला कौन इतना निर्भीक हो सकता है कि उन्हें भगा दे? सिया को अमर गुरु विश्वकोश के नाम से जाना जाता था। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, ज्ञान का भंडार उमड़ पड़ा। तारक ने अवाक होकर सुना। स्कूल में वापस आने पर वह पढ़ाई में औसत दर्जे का छात्र था। कम उपलब्धि हासिल करने वाले और अधिक उपलब्धि हासिल करने वाले दोस्त नहीं हो सकते, ठीक है। तारक अपनी उंगलियों पर गिनने लगा और सिया के साथ अपने भविष्य के रिश्ते के बारे में सोचने लगा। टीम लंबी थी, लेकिन कुल मिलाकर माहौल शांत था। आर्यन की तिकड़ी सबसे पीछे रही और जगदीश की टीम ने आर्यन की तिकड़ी को लगभग नजरअंदाज कर दिया। स्वर्ग और पृथ्वी लोक की तीसरी परत का मैल। वे अपनी टीम के लिए लॉजिस्टिक्स संभालने के भी योग्य नहीं थे। अगर उन्हें सैंड डेमन्स का परीक्षण करने के लिए सैनिकों की जरूरत न होती, तो वे अपने कप्तान को ऐसे निकम्मे लोगों को अपनी टीम में शामिल करने और अपने समग्र स्तर को गिराने की अनुमति कैसे दे सकते थे? आर्यन, तुम्हारा क्या विचार है? कैशी तेजी से टीम के आगे से पीछे की ओर भागी। वह आर्यन के बगल में खड़ा था और विनम्रतापूर्वक उनसे सलाह मांग रहा था। कैशी को अस्पष्ट रूप से यह एहसास हो रहा था कि आर्यन की यह तिकड़ी काफी असाधारण थी। उनकी टीम में बने रहना शायद उनकी असली ताकत को छिपाने का एक तरीका था। आर्यन ने 2 सेकंड सोचने के बाद कहा, परिस्थितियों के अनुसार ढल जाओ।
धिक्कार है, मैं रंजन नहीं हूँ। तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि मैं क्या सोचता हूँ? मुझे क्या पता। टीम आगे बढ़ी और रेत का तूफान और भी तेज होता चला गया। आर्यन ने अपने आसपास के लोगों को पवित्र प्रकाश कवच की एक परत से ढक दिया। जैसा कि उम्मीद थी, कितना घटिया व्यवहार। अगर तुम इस छोटे से रेत के तूफान का भी सामना नहीं कर सकते, तो रेत के राक्षसों से कैसे लड़ोगे? मुझे नहीं लगता कि तुम बलि का बकरे बनने के भी लायक हो। और तुम, चंद्रगिरी क्षेत्र का एक सम्मानित विशेषज्ञ, स्वर्ग और पृथ्वी लोक के 3 निकम्मों से भिड़ रहा है। ये कैसी मर्यादा है? तुम सचमुच चंद्रगिरी क्षेत्र के लिए कलंक हो। जगदीश की टीम के देवप्रसाद रत्न के प्रति बहुत ही तिरस्कारपूर्ण रवैया रखते थे। खेतीबाड़ी ही प्रतिष्ठा है। चेन कियाओशेंग के विचार में रत्न, एक प्रतिष्ठित चंद्रगिरी क्षेत्र विशेषज्ञ, आर्यन, एक स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र के कृषक के साथ जुड़ना एक अपमान था। को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। आर्यन से नफरत करने वाला आखिरी व्यक्ति कौन था? सही, उसका अंजाम क्या हुआ? क्या उसे रेतीले अजगर ने नहीं खा लिया था? रत्न पहले ही आ चुकी थी। धीरे धीरे उनकी टीम के अन्य सदस्य आर्यन के चारों ओर इकट्ठा होने लगे, जो धीरे धीरे इस छोटी टीम का केंद्र बन गया था। बेशक 3 से 5 लोगों ने जगदीश की टीम के विशेषज्ञों की चापलूसी करना भी शुरू कर दिया, ताकि उन्हें सुरक्षा मिल सके। लोग ऊंचे स्थानों के लिए प्रयास करते हैं, पानी नीचे की ओर बहता है। ऐसा करना मानवीय स्वभाव है और कोई भी उन्हें दोष नहीं देगा। मानव स्वभाव ऐसा ही है। बस इतना ही। रेत के दानव की रक्षा पंक्ति बहुत दूर नहीं थी। रेगिस्तान में यह एक अंधेरा, असीम विस्तार था। रेत के दानवों की यह रक्षा पंक्ति किसी भी प्रकार की इमारत से बनी नहीं थी। इसके बजाय यह एक प्रकार का कीट राक्षस था जिसे ब्लैक लीच कहा जाता था। एक अकेला ब्लैक लीच बिल्कुल भी शक्तिशाली नहीं था। प्रत्येक काली जोंक का आकार केवल अंगूठे जितना था। लेकिन जब लाखों की संख्या में काली जोंकें एक साथ दिखाई दीं, तो इसे भयावह कहा जा सकता है। उनके शरीर पर कठोर कवच होता है और शारीरिक और जादुई दोनों प्रकार के हमलों के प्रति उनकी प्रतिरोधक क्षमता उत्कृष्ट होती है। इसके अलावा काली जोंक खून चूसने में माहिर होती हैं। जब तक वे आपके शरीर से चिपकी रहती हैं, उनके नुकीले मुखांग त्वचा को छेदते रहते हैं और आपके शरीर का खून तेजी से निकल जाता है। लाखों की संख्या में काली जोंकों का दिखना अक्सर आपदा का कारण बनता है। यदि वे किसी नश्वर नगर से होकर गुजरें, तो पल भर में वे एक निर्जन नगर का निर्माण कर देंगे। यह रेत के दानव की रक्षा की पहली पंक्ति है, काली जोंक की रक्षा पंक्ति। मुझे विश्वास है कि आप सभी ने काली जोंक की प्रतिष्ठा के बारे में सुना होगा। जगदीश के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, हालांकि वह मौखिक रूप से रत्न से इसका परिचय करा रहा था। लेकिन इस नवगठित टीम के लिए उनके पास ज्यादा उम्मीद नहीं थी। चूंकि दूसरे लोग उसे ज्यादा महत्व नहीं देते थे, इसलिए आर्यन खाली बैठे रहने में खुश था। अगर वह आराम कर सकता और रेत के दानव की रक्षा पंक्ति को पार कर सकता, तो यह स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा होता। हालांकि जिस क्षण से उनकी टीम की भर्ती की गई थी, उन्हें काम में ढिलाई करने के लिए नहीं लाया गया था। जगदीश ने आर्यन, सिया और तारक की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुम तीनों जाओ और उन रेत के राक्षसों को बाहर निकालो। टीम में आर्यन और उनके 2 साथी प्रमुखता से नजर आ रहे थे। इसका एक कारण उनका समूह में होना था और दूसरा उनकी सबसे कम विकसित संस्कृति। इस तरह के साधारण कार्य स्वाभाविक रूप से उन लोगों को दिए जाते थे जिनकी साधना का स्तर सबसे कम होता था। आर्यन ने कोई बहस नहीं की, बस जगदीश को एक ठंडी नजर से देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका पछतावा नहीं होगा। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब आर्यन को बलि का बकरा बनाया गया था।
लेकिन मरने का आदेश मिलना कभी भी सुखद बात नहीं होती। मुझे उम्मीद है कि आप में मुझे पछतावा कराने की योग्यता होगी। जगदीश ने पहली बार एक अतिरिक्त वाक्य कहा। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी उदासीनता नहीं थी। बिना किसी संकोच के आर्यन सीधे टीम से बाहर निकलकर रक्षा पंक्ति के सामने पहुंच गए। तारक और सिया उसके पीछे पीछे चल रहे थे। यह रेत का दानव, इसे बाहर कैसे निकाला जाए? आर्यन के मन में अचानक एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आया। तारक और सिया ने भी हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। पोल डांस कैसा रहेगा? तारक अचानक बोल पड़ा। मुझे नहीं लगता कि रेत के दानवों को इसमें दिलचस्पी होगी। आर्यन ने अपने चचेरे भाई से पूरी गंभीरता से चर्चा की। अरे तुम लोग वहां क्या बात कर रहे हो? सुस्ती दिखा रहे हो, जल्दी काम पर क्यों नहीं लग रहे? जगदीश ने अभी तक कुछ नहीं कहा था। मूल रूप से रत्न के अधीन रहने वाले गिरीश ने सबसे पहले आर्यन पर हमला किया और उसे फटकारा। हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि रेत के राक्षसों का ध्यान कैसे आकर्षित किया जाए। आर्यन ने जोर से जवाब दिया। गिरीश ने उपहास उड़ाते हुए कहा, अपनी कलाई काटो और खून की गंध का इस्तेमाल करके रेत के राक्षसों को आकर्षित करो। रेत के राक्षसों को जीवित मनुष्यों का खून सबसे ज्यादा पसंद होता है। गिरीश का चेहरा ठंडा और तिरस्कारपूर्ण था। वे पहले टीम के साथी थे, लेकिन जीवन और मृत्यु तथा स्वार्थ के सामने गिरीश ने दृढ़तापूर्वक आर्यन और अन्य लोगों को त्याग दिया। आर्यन और अन्य लोगों को निशाना बनाना भी निष्ठा की शपथ प्रस्तुत करने का एक तरीका था, जिससे यह साबित होता था कि उसने पिछली टीम से सभी संबंध तोड़ दिए थे। आर्यन ने उपहास किया। वह गिरीश के चरित्र से घृणा करता था। एक अच्छा पक्षी घोंसला बनाने के लिए पेड़ का चुनाव करता है, जो वास्तव में सही चुनाव है। लेकिन दूसरों के शवों पर चढ़ना, यह किसी सज्जन व्यक्ति का काम नहीं है। मुझे खून से डर लगता है। आप में से कौन अपना खून दान करना चाहेगा? आर्यन ने सिया और तारक की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। दोनों ने झट से अपना सिर हिला दिया। चचेरे भाई, मुझे खून देखकर चक्कर आने लगता है। मुझे भी दर्द से डर लगता है। तारक और सिया ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। रेत के राक्षसों को आकर्षित करने के लिए कौन बिना किसी कारण के अपनी कलाई काटेगा? देखो, हम सब खून से डरते हैं, तो तुम भी थोड़ा सा खून बहाकर रेत के राक्षसों को लुभाने में मदद क्यों नहीं करते? आर्यन ने गिरीश को देखते हुए ठंडे भाव दिखाए। जगदीश ने थोड़ा भौहें चढ़ाई, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि स्वर्ग और पृथ्वी लोक की ये तीन छोटी चींटियां इतनी साहसी होंगी कि उसकी इच्छा का उल्लंघन करेंगी और आपस में झगड़ा करेंगी। क्या तुम तीनों जीने से थक गए हो? मेरी मजाक उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गिरीश का चेहरा धीरे धीरे उदास हो गया। भले ही इन तीनों का कुछ पिछला रिकॉर्ड रहा हो, फिर भी वह डरा नहीं था। वह एक विशेष संप्रदाय के आरक्षित संत थे। यद्यपि वे स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र के 7वें स्तर पर थे, फिर भी उनमें अपने क्षेत्र से ऊपर लड़ने की शक्ति थी। भले ही आर्यन की तिकड़ी एक साथ मिल जाए, उसे पूरा भरोसा था कि ये लोग उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। चूंकि तुम अपना खून खुद बहाने को तैयार नहीं हो, तो मुझे ही यह काम करने दो। गिरीश आगे बढ़ा। एक झंझनाहट के साथ उसने अपनी कमर से तलवार निकाली। ठंडी चमक पाले जैसी थी। यह अचानक नीचे की ओर गिर पड़ा। हजारों मील का क्षेत्र सब तलवार के प्रकाश से घिरा हुआ। आह! बहुत दर्द हो रहा है। आर्यन की दर्द भरी चीख गूंज उठी। लेकिन उनकी स्थिति पहले ही बदल चुकी थी। वह गिरीश के पीछे प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर अतिशयोक्तिपूर्ण भाव थे और उसकी चीख दयनीय थी। लेकिन किसी अज्ञात क्षण में उसके हाथ में एक तेज कटार प्रकट हुई
और उसने उसे उग्रता से गिरीश की पीठ की ओर घुमा दिया। आह! गिरीश चीख पड़ी। आर्यन के खंजर ने पहले ही उसके नितंबों को भेद दिया था। खून झरने की तरह फूट निकला। आर्यन ने लापरवाही से एक फ्लाइंग किक मारी, जिससे वह रेत के दानव की रक्षा पंक्ति में जा गिरा। भिनभिनाहट, भिनभिनाहट, भिनभिनाहट। खून की गंध सूंघते ही काली जोंके ज्वार की तरह गिरीश की ओर उमड़ पड़ी। मुझे बचाओ! गिरीश जोर से चिल्लाई। हालांकि सभी लोग उदासीन बने रहे। गिरीश की हरकतों से रत्न को कंपकंपी महसूस हुई। भले ही वह वफादार और रक्षा करने वाला हो, फिर भी उसके लिए किसी गद्दार के प्रति दया महसूस करना असंभव था। और जगदीश की नजर में गिरीश ज्यादा से ज्यादा एक थोड़ी सी ताकतवर चींटी थी। वह घूर्णन क्षेत्र में भी नहीं था और उसने अपनी धर्म नेत्र में भी प्रवेश नहीं किया था। क्रंच क्रंच क्रंच। एक के बाद एक काली जोंकें बेतहाशा काटती रहीं और जगदीश देखते ही देखते सफेद हड्डियों का ढेर बन गया। लड़ाई शुरू होने से पहले ही और यह देखे बिना कि रेत के दानव कैसे दिखते हैं, उनकी तरफ से एक प्रमुख सेनापति को खो दिया गया था। यह तरीका काम नहीं कर रहा है। आर्यन परेशान दिख रहा था। वह अभी भी इस बात को लेकर चिंतित था कि रेत के राक्षसों को कैसे आकर्षित किया जाए। आर्यन ने गिरीश को एक परीक्षण विषय के रूप में इस्तेमाल किया था। उसकी पीठ में छुरा घोंपा गया था, खून बह रहा था और उसे काले जोंकों के झुंड में फेंक दिया गया था। लेकिन रेत के दानव बिल्कुल भी प्रकट नहीं हुए थे। ऐसा प्रतीत होता था कि उन्हें जीवित प्राणियों के रक्त में कोई विशेष रुचि नहीं थी। रेत के राक्षस आत्मिक पत्थरों को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। आत्मिक पत्थरों को निकालकर ढेर लगा दें, इससे रेत के राक्षस स्वाभाविक रूप से आकर्षित होकर बाहर आ जाएंगे। जगदीश बोलते रहे, उनकी आवाज उत्तरोत्तर अलौकिक होती गई, मानो वह सांसारिक मामलों से अछूते दिव्य संतान के रूप में संसार में अवतरित हुए हों। रेगिस्तान में आध्यात्मिक ऊर्जा कम होती है। इस रेगिस्तान में रहने वाले सभी जीव आध्यात्मिक ऊर्जा की उपस्थिति के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा की सांद्रता जितनी अधिक होगी, रेत के राक्षसों को आकर्षित करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। आर्यन के लिए सामान्य ज्ञान को लोकप्रिय बनाते हुए सीमा शियाओबाइके में परिवर्तित हो गया। ओह, तो बात यह है। तुम्हें पता था, पहले क्यों नहीं बताया? तुमने ही भाई गिरीश को खुद इसका परीक्षण करने पर मजबूर किया और वो यहीं मर गया। कितना अफसोस की बात है। आर्यन ने फटकारा। सब लोग अवाक रह गए। गिरीश की हत्या तुमने ही की थी, है ना? और फिर भी तुम दूसरों पर दोष मढ़ने की हिम्मत रखते हो? बेशक आर्यन की मौजूदा उग्र छवि को देखते हुए इस समय किसी ने भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। आर्यन का अचानक अपनी स्थिति बदलना और पल भर में गिरीश के पीछे प्रकट होना अभी भी सभी की यादों में ताजा था। वे सोच रहे थे कि अगर उनका सामना उसी तरह के हमले से हो तो क्या वे उससे बच पाएंगे। अधिकांश लोगों का जवाब था कि यह बहुत करीबी मुकाबला होगा। विशेषकर आर्यन का लापरवाही से किया गया वार, जो सीधे गुलदाउदी पर लगा, ने पुरुषों और महिलाओं दोनों को भयभीत कर दिया। वह कदम बहुत ही निर्मम था। यह असहनीय था। इसलिए आर्यन की ओर उनकी निगाहों में अब तिरस्कार और शत्रुता के अलावा भय का भी भाव झलक रहा था। आध्यात्मिक ऊर्जा को आकर्षित करना, मैं इसमें माहिर हूं। आर्यन उत्साह से उछलकूद कर रहा था। उन्होंने सीधे तौर पर 81 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन स्थापित किए। आत्मा एकत्रण गठन। आध्यात्मिक ऊर्जा को एकत्रित करने का यह सबसे सरल तरीका है। यह आसपास की सभी मुक्त रूप से प्रवाहित आध्यात्मिक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है, जिससे एक निश्चित स्थान के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा की सांद्रता अस्थायी रूप से बढ़ जाती है।
संरचना का निर्माण पूरा हो गया। सभी दिशाओं से आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह अचानक तेज हो गया। आध्यात्मिक ऊर्जा द्रवीकृत हो गई। हल्की धुंध का निर्माण। उस संरचना के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा की सांद्रता अचानक बहुत बढ़ गई। यह बाहरी दुनिया के मुकाबले 100 गुना से भी अधिक था। आर्यन ने ऐसा भाव दिखाया मानो कह रहा हो, बच्चा आज्ञाकारी है, आओ मेरी प्रशंसा करो। एक गड़गड़ाहट की आवाज आई। जगदीश के चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। आर्यन, अपने हाथ में मौजूद स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन को जल्दी से नष्ट कर दो। आर्यन के सिर के ऊपर 3 प्रश्नचिन्ह उभर आए। क्यों? जगदीश कुछ समझा पाता उससे पहले ही रेत के राक्षस बेतहाशा हमला करने के लिए दौड़ पड़े। आध्यात्मिक ऊर्जा, यह चीज न केवल रेत के राक्षसों की पसंदीदा है, बल्कि यह सभी को पसंद है। बीस्ट टाइड। टीम की ओर से एक तीखी और कर्कश चीख सुनाई दी। पूरी टीम में अफरातफरी मच गई। एक घना काला पिंड। हजारों की संख्या में रेत के दानव बेतहाशा दौड़ पड़े। धरती कांप उठी, मानो दुनिया का अंत हो रहा हो। पीले रंग की धूल आसमान में फैल गई, जो घूमती और चलती हुई प्रतीत हो रही थी। आत्माओं के एकत्रीकरण की प्रक्रिया से उपजे एक खूनी मामले का जन्म हुआ। आर्यन का अनुमान था कि अगर कोई रेगिस्तान से बचकर बाहर निकल पाता तो वह इस घटना का वर्णन इसी तरह करता। अरे बाप रे, हद से ज्यादा उत्कृष्ट होना वाकई ईर्ष्या को न्योता देता है। बस यूं ही स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन बनाने से इतने सारे सैंड बीस्ट आकर्षित हो जाते हैं, मुझे बहुत अफसोस है। आर्यन ने अपने सिर के पिछले हिस्से को रगड़ा। वह शर्म और संकोच भरे भाव से खुद से कुछ बुदबुदाया। टीम के विशेषज्ञ चाहते थे कि काश वे सब एक एक चाकू लेकर उसे टुकड़ों में काट पाते। हमने आपको रेत के राक्षसों को आकर्षित करने के लिए आत्मिक पत्थरों का उपयोग करने के लिए कहा था। आखिर किसने तुम्हें स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन बनाने के लिए कहा था? सैकड़ों रेत के दानव अंदर आ गए, जिनमें से प्रत्येक विशाल और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। ये रेत के राक्षस अकेले ही मानव जाति के किसी शहर पर हमला करने के लिए काफी होंगे। अगर वे सावधान नहीं रहते तो वे सभी यहां से मिट जाते। जगदीश के नेतृत्व वाली टीम के सदस्यों में निराशा का भाव छा गया। देवप्रसाद और भी क्रोधित हो गया। उसकी दुर्भावना और बढ़ गई और उसने फुसफुसाते हुए कहा, यह आर्यन एक अविश्वसनीय खतरा है। उसे मार ही क्यों न दें, ताकि इतने सारे अनपेक्षित परिणामों से बचा जा सके। जगदीश ने आर्यन की ओर देखा। उसकी आंखों की रोशनी अनिश्चित रूप से टिमटिमा रही थी, जैसे मानो जुगनू की गांड टिमटिमा रही हो। यह आर्यन उसके लिए तेजी से समझ से परे होता जा रहा था। आर्यन स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन के बगल में खड़ा था। जानवरों की लहर उमड़ पड़ी, लेकिन वे सभी आर्यन के सामने रुक गए। जन्मजात स्तर से ऊपर के क्रूर जीव अपनी पशु प्रवृत्ति को त्याग कर बुद्धि विकसित करना शुरू कर चुके थे, और उनके सामने मौजूद ये रेत के जीव कम से कम स्वर्ग और पृथ्वी स्तर के थे। आर्यन ने उस क्षेत्र के सभी जानवरों से संवाद करने की क्षमता पहले ही हासिल कर ली थी। वह जानवरों की भाषा में बात करता था। ये सभी क्रूर जानवर उसकी बातें समझ सकते थे। आओ, जल्दी मत करो, एक एक करके लाइन में लगो। आर्यन ने रेत के दानव के चक्की के पत्थर के आकार के सिर पर हाथ फेरा। रेत का दानव वास्तव में आनंद लेता हुआ प्रतीत हो रहा था, धीरे धीरे लेट रहा था।